अपनी सीट हार चुके हैं। जांजगीर चांपा से आते हैं और जांजगीर चांपा से नारायण चंदेल अपनी सीट को हार चुके हैं। बिल्कुल कीर्ति, और देखिए कई नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की हार हुई है। ये अपडेट आपको बता रहे हैं किस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ की 90 सीटों की हम बात करें, 56 पर बीजेपी है, कांग्रेस 34 पर है और अदर्स का खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। 0 पे अदर्स इस समय नजर आ रहा है। देखिए नारायण चंदेल की हार हुई है, सायरन बज रहा है, यानी कि बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बिल्कुल आइए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बाबूलाल शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। ये जो बड़े नाम, बड़े चेहरे थे पार्टी का, जिन पर विश्वास था, वो अब यहां हारते नजर आ रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये जो चर्चाएं थी कि कुछ विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वहां अपने अपने क्षेत्र में है, वो कांग्रेस में भी थी और भारतीय जनता पार्टी में भी थी। निश्चित रूप से जो है, जब नेता प्रतिपक्ष बने नारायण चंदेल की जो बात करें अपन, तो नेता प्रतिपक्ष बने तो संभावना वहां की जो है आकांक्षाएं बढ़ गई, लोगों के दिल में ये बात आई कि बहुत कुछ अब यहाँ होगा। वैसा कुछ दिखा नहीं। तो वो एक एंटी इनकम्बेंसी जो बनती है कि भाई आज हमारे नेता प्रतिपक्ष है, ये कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ कर नहीं पाए, तो उसका जो है प्रभाव वहां देखने को मिला है। जबकि पूरी भाजपा जो है पूरे प्रदेश में गेन कर रही है, जांपा जांजगीर जैसे नेता प्रतिपक्ष के घर में जो है ऐसी हार जो है वो बड़ी विचित्र स्थिति बनाती है। और जिस प्रकार से जो है मंत्रियों की हार हुई है, मैंने पहली बार कह दिया था कि मंत्रियों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी और विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, मुख्यमंत्री के प्रति नहीं थी। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी घोषणाएं की, मोदी की गारंटी दी, उसमें कुछ घोषणाएं ऐसी थी जो आकर्षित करती थी और उन्होंने प्रभाव डाला, जिसमें महतारी वंदन योजना का सबसे बड़ा रोल है, मुख्य रोल है। और भी बहुत सारी योजनाएं जिन्होंने प्रभाव डाला। धान खरीद के विषय पर जो उन्होंने कहा नगद पैसा देंगे और 21 कुंटल खरीदेंगे, ये भी प्रभाव डाला। और 3100 रुपए में 21 कुंटल में 1000 रुपए ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें जो है अपने अपना प्रभाव बनाती चली गई और जनता ने सोचा कि हमको भारतीय जनता पार्टी पर एक बार मोदी के ऊपर विश्वास करके देखना चाहिए। बिल्कुल, चलिए ये तमाम वो ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो आप बता रहे थे। सुजीत जी आपके पास आ रहा हूं, कैसे देखते हैं कांग्रेस के जो बड़े विश्वसनीय चेहरे थे, मंत्री मंडल में भी जो शामिल थे, बड़ी उम्मीदें जिनसे कांग्रेस को थी, और इस तरह से जो जनादेश जनता ने दिया है, कैसे देख रहे हैं इसको सुजीत जी? देखिए, जनता ने स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दे दिए हैं और हमने कहीं ना कहीं चूक किए हैं काम करने में, या हमारी योजनाएं धरातल पे नहीं पहुंच पाए। हमने तो 100% हमारे कार्यकर्ताओं के साथ धरातल पे काम किए और काम करने के साथ यहाँ एक जो फैक्ट मुझे नज़र में आता है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे चुनाव लड़ने वाली, तो वो एक चेहरा हो सकता है जिसके वजह से मतलब आज भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा अवसर मिला होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हर स्तर पे प्रयास किया, उसके बावजूद अगर ये रिजल्ट आया कि बड़े दिग्गज नेता जो है वो चुनाव हारे हैं, तो ये एक समीक्षा करने का विषय है। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती है कि विधायक के बाद जब कोई मंत्री बन जाता है तो क्षेत्र कहीं ना कहीं छूट जाता है, क्योंकि वो एक विधानसभा ना होकर के पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाता है। तो इस वजह से भी कई चीजें होती है। पर ये विश्लेषण का ही विषय होगा कि हम ग्राउंड में रह करके क्या हमारी कमजोरी हुई उसको पकड़ने का काम करेंगे और उसके बाद फिर हम एक मजबूत विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी विधानसभा में आवाज अपनी बुलंद करेंगी और जनता की हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्परता के साथ काम करेगी, पुनः उसी मजबूती के साथ। चलिए सुंदरानी जी आपके पास आ रहा हूं। आज तो मुस्कुराने की काफी सारी वजह हैं और अब ये जो आंकड़े तब्दील हो रहे हैं और इसके बाद जो मंत्री कांग्रेस के थे, कांग्रेस के बड़े नाम थे, वो जिस तरह से अब हार का सामना कर रहे हैं, कैसे देखते हैं ये श्रेय जो इतनी बड़ी कमबैक आपने छत्तीसगढ़ में किया है, किसे देंगे श्रेय सुंदरानी साहब? देखिए, ये मदमस्त हाथी पे सवार थे। इनको 68 सीटें विधानसभा में मिली थी, 3 उपचुनाव जीते थे, 71 उसके बाद नगरीय निकाय और ये सारे चुनाव। जब भी इनके प्रवक्ता डिबेट में बैठते थे तो इसी बात को कहते थे कि हम इतने चुनाव जीते।
लेकिन इन्होंने जनता के हितों पे ध्यान देना बंद कर दिया, इन्होंने अपने हितों को साधना शुरू कर दिया और इस सरकार की छवि भ्रष्ट सरकार की छवि बन गई, जनता के बीच में वादे नहीं निभाने वाली छवि बन गई। इनको लगता था कि हमने धान खरीदी पे ध्यान दिया, इसके अलावा बाकी सारे मुद्दों को इन्होंने छोड़ दिया। न किसान इनसे राजी हुआ, न आम आदमी इनसे राजी हुआ, न मजदूर इनसे राजी हुआ, न व्यापारी इनसे राजी हुआ, बल्कि बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण पूरा प्रदेश और नशे के बढ़ते कारोबार से इनको हिला के रख दिया। महादेव ऐप ने इनको हिला के रख दिया। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ तक सकारात्मक अप्रोच थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के साथ हमने चुनाव लड़ा। हमारा प्रदेश का नेतृत्व भी बिल्कुल मजबूती के साथ सड़क पे था, तो हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व, हमारे जो प्रभारी बन के यहाँ आए थे, उन लोगों ने अथक प्रयास किया, उन्होंने योजनाएं बनाई, कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य बनाया, नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया और सक्रिय करके पार्टी को जिताने में मदद की। आदरणीय ओम माथुर जी, मंडाविया जी, जामवाल जी, ये सभी नेताओं ने जिस ढंग से रणनीति बनाई उसका परिणाम है। और जो गारंटियां वाकई उसका जो परिणाम निकला, उसका जो वो रोजानों में दिख रहा है। के मिश्रा साहब, आपके पास में आ रहा हूं। अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं, आप मेरी इस बात से कितना इत्तेफाक रखेंगे कि कांग्रेस की जितनी हवा थी छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस, हम चाहे सोशल मीडिया पर देखें, कांग्रेस आला नेतृत्व को जितना स्थानीय लेवल पे विश्वास था, क्या ये उत्साह जो स्थानीय लेवल के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में था, वो उत्साह कहीं अति उत्साह में तब्दील हो गया? के मिश्रा साहब, के शर्मा बोल रहा हूं मैं। हाँ, के शर्मा जी, माफ कीजिए। जिस तरह से 2018 में एक बात आई थी अमित शाह के 65 पार, और इस बार चला जो 75 पार, तो जनता जो आप बोल रहे हैं, मैं रोक रहा हूं आपको। के शर्मा जी, देखिए, अमित शाह जो हैं पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं। अभी हमने तस्वीरें दिखाई थी, जेपी नड्डा साहब वहां पहुंचे थे और उसके बाद अमित शाह जो है अब पार्टी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। हो सकता, संभावित है कि अब कुछ ही देर में तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो दफ्तर पहुंचेंगे, बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे। और उससे पहले देखिए लोगों का हुजूम, वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम तस्वीरों में देखा जा सकता है। किस तरह से हाथ में बीजेपी का झंडा है, विक्ट्री साइन है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी ऑफिस में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा भी पहुंचे हैं। और उसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। और अब संभावित है कुछ ही देर में शायद प्रधानमंत्री भी बहुत जल्द वहां पहुंचेंगे, जिस तरह की तस्वीरें हैं। और ये देखिए, आप लोगों का हुजूम देख सकते हैं, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और अब देखना होगा किस तरह से जीत का श्रेय और क्या अभिवादन रहेगा दोनों ही बड़े नेताओं का, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात हो। हालांकि प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है, एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि जनता बीजेपी को चाहती है। और उसके बाद देखिए, ये बीजेपी दफ्तर जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए तो जेपी नड्डा साहब पहुंचे थे और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। जी, के शर्मा जी, कंटिन्यू। वही मैं बोल रहा था कि लोकतंत्र में कोई भी अति आत्मविश्वास नहीं चलता है और जनता से आपका संपर्क होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो कहूंगा कि जो भाजपा के लिए भी एक सावधानी बरतने वाले रहेगी, कार्यकर्ता और मतदाताओं से आप छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत। और सवाल यही है सर कि क्या फैक्टर रहा जो ऐसी जीत हासिल है? भूपेश सरकार की 5 साल की नाकामी है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा फैक्टर था। और इसके साथ साथ आदरणीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना भी सबसे बड़ी फैक्टर थी। और उससे भी बड़ा फैक्टर हमारा बूथ स्तर से लगाकर प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता की सक्रियता सबसे बड़ा फैक्टर था। और उसी फैक्टर ने आज पूरी जनता का, छत्तीसगढ़ की जनता को हमें आशीर्वाद मिला। कोई अंडर करंट था क्या, आपको लगता है क्या? अंडर करंट था, ये करंट था, मोदी पे भरोसे का करंट था, ये मोदी की योजना पे भरोसा था, ये मोदी है तो मुमकिन पे भरोसा था। इसी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। विधायक दल की बैठक सर कब तक हो जाएगी और मुख्यमंत्री? करिए 1-2 दिन में हो जाएगा। चलिए तो ये ओम माथुर साहब और बोल रहे हैं कि 1-2 दिन में विधायक दल की बैठक हो जाएगी और फिर मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर लिया जाएगा। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और भाजपा के भरोसे की जीत है। कैमरा पर्सन नरेश नोरंग के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो आप सुन रहे थे ओम माथुर किस तरह से बता रहे थे कि ये संगठन की जीत है। जी शर्मा जी।
देखिए, ये ओम माथुर आए थे तो उनकी संगठन क्षमता को लेकर उसी समय उनका बयान आ गया था कि अब मैं आ गया हूं। इस प्रकार से जो बातें आई थी और जिस तरह से आदिवासी क्षेत्र में, खासकर बस्तर में उन्होंने मेहनत की, उसका एक परिणाम है ओम माथुर को लेकर के। लेकिन मैं बोल रहा था कि जो सामाजिक न्याय के नाम पे बोले या रेवड़ी बोले या महिला समृद्धि की बात करें, किसान समृद्धि की बात करें, महिला आत्मविश्वास की बात करें, जो भी शब्दों को उपयोग करें, लेकिन जो आप 54,000 करोड़ का कर्ज 5 साल में कांग्रेस सरकार ने ली है, इन योजनाओं को लेकर क्या विकास इससे प्रभावित हुआ है? ये एक बड़ी बात है। आवास योजना की बात है, पेयजल योजना का आज भी फ्लोराइड और आयरन युक्त पानी बस्तर के लोगों को मिलता है। जहां लौह अवस्था का क्षेत्र है वहां शुद्ध पेयजल की एक बड़ी समस्या है। आवास की समस्या आप देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना मुझे लगता है एक बड़ा फैक्टर भाजपा के पक्ष में गया। इसके साथ ही जो पैसे की बात आ रही है, मैं बोला 84,000 करोड़ के कर्जे में है, तो इस कर्जे को मेंटेन करने के साथ साथ आप विकास को, आधारभूत संरचना विकास को किस रूप से आगे ले जाएंगे, ये भी बड़ी बात है। आत्मानंद स्कूल तो खोले गए, लेकिन एक भवन उस ढंग से तैयार नहीं किया गया। पुराने स्कूल भवनों को ही आत्मानंद में, इस प्रकार की तमाम बातें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, शिक्षा को लेकर। सर, लौट रहा हूं आपके पास। सुंदरानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी बहुत सारी शर्मा जी बता रहे थे कि क्या कुछ जो योजनाएं थी वो हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे किसी 2 योजनाओं पे जिक्र करूं जो आपको कमबैक में बहुत बड़ा रीजन बनी है। मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं जितना श्रेय शिवराज सिंह चौहान को है उतना ही लाडली बहना योजना को है। छत्तीसगढ़ में क्या बड़ा फैक्टर मानते हैं आप सर? सुंदरानी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए लौटूंगा, मुझे लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। बाबूलाल जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। और इस बार बीजेपी ने ये एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा, देखिए ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और दिल्ली में किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर, और कार्यकर्ताओं का हुजूम भी जारी है। और देखिए उत्साह में नजर आ रहे हैं, डांस जो है वो कर रहे हैं, नृत्य हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए, जैसे ही जब बोलना शुरू होगा तो फिर वापस लौटेंगे, चर्चा को जारी रखते हैं। और अब बाबूलाल शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। अगर मैं कांग्रेस के पूरे चुनाव कैंपेन को आपके नजर से समझूं, चूंकि आपको तो कई लंबा दशकों का अनुभव है, इस बार क्या आपको लगा सर कांग्रेस में संगठन जो था वो कमजोर पड़ा? बीजेपी ने जिस तरह से छोटी छोटी कमियों पे काम किया है। आपका आकलन सही है। चलिए, सहयोगी मेरे शैलेंद्र जुड़ गए मेरे साथ, उनके साथ अरुण साव जी मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं, सीधे पहले सुनवाते हैं, फिर लौटूंगा बाबूलाल जी आपके पास। देखिए, मुझे लगता है तकनीकी समस्या के चार बहुत जल्दी हम उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। बाबूलाल शर्मा जी, जो मैंने सवाल संगठन पर लेकर कहा, कैसे देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ बीजेपी का संगठन जो मजबूत रहा वहां? देखिए, संगठन कांग्रेस में जो है कुछ कमजोर महसूस हुआ। उसका रीजन रीजन ये है कि कार्यकर्ता जो है नेताओं में बंट गए। कांग्रेस के भीतर जो उनको एक होकर के काम करना था, तो वो हर नेताओं के साथ जुड़ गए और नेताओं के कार्यकर्ता बनकर रह गए। ये जो परिस्थितियां जो है कांग्रेस भवन में निर्मित हुई, वो एक बड़ा फैक्टर है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो एक एक नेता के निर्देश पर काम करना शुरू किया। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी चीज है, भारतीय जनता पार्टी जो है कैडर पार्टी है, और उसके साथ जो है सम्मिश्रण जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं का है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं का एक संकल्प था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में जिताना है। पिछले बार 2018 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता शांत बैठ गए थे। क्या कारण था वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस परिणाम जो है 2018 में सामने देखने को आया। इस बार जो है पूरी मेहनत के साथ में 1.5-2 साल पहले से जो है बस्तर, सरगुजा या जमीनी क्षेत्र कहीं भी है, सबके सब जो है सक्रिय थे और बड़े ईमानदारी के साथ में उन लोगों ने काम किया, और वो लोग ईमानदारी से काम करते भी हैं। तो वो जो एक फैक्टर रहा कि कार्यकर्ता इनका मजबूत रहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता मजबूती से काम करते रहे और इनके कार्यकर्ता जो है नेताओं के पीछे नहीं थे, पार्टी के पीछे चले। ये बहुत बड़ा फैक्टर था। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता रहे वो कार्यकर्ता साथ जरूर थे, लेकिन नेताओं के निर्देश पर काम कर रहे थे। ये बहुत बड़ा फर्क जो है ये इस चुनाव में देखने में आया, जिसकी वजह से जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी देखना पड़ा है। वाकई। ठीक है शर्मा जी, अगर मैं दोनों के चुनाव कैंपेन की बात करूं, एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस, कैसे देखते हैं आप? टफ तो चुनाव था, कैंपेन आपको क्या लगता है कहां कौन ऊपर रहा, कहां कौन नीचे लगा? क्या कहता है विश्लेषण आपका सर?
सत्ता और संगठन के चलते हुए कांग्रेस में सत्ता के भूपेश बघेल केंद्रित रहा। जिस तरह से मोहन मरकाम को हटाना और उसके बाद फिर दीपक बैस को अध्यक्ष बनाना, ये एक अंदरूनी, जैसे कांग्रेस भवन की बात कर रहे थे तो उसमें कुछ घटनाएं इस प्रकार से हुई थी। महासचिव की नियुक्ति को लेकर के तमाम बातें हुई थी। 2.5 साल का कार्यकाल, 71 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस में जो 2.5 साल का विवाद हुआ, तो कहीं न कहीं जय वीरू की जोड़ी के बीच में एक दरार वाली बात जो जनता के बीच में गई, मुझे लगता है ये भी एक बड़ा कारण था। विधायकों के बीच में दरार पैदा हुई। जिस तरह से अंबिकापुर में विधायकों की टिकट करना, बृहस्पति सिंह का विवाद आप जानते हैं, किस तरह से हमले करने की, हत्या के प्रयास का आरोप लगना टीएससी के ऊपर, तमाम प्रकार की जो घटनाएं हुई, मुझे लगता है कि मजबूत सत्ता में होने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। और भाजपा की ओर देखेंगे तो भाजपा में पन्ना प्रभारी तक के नियुक्ति की गई, मतलब बूथ से नीचे जाकर के आप एक एक पन्ना प्रभारी 50-60 मतदाताओं के बीच में एक एक कार्यकर्ता को आपने जो जिम्मेदारी दी है, ये एक बड़ी बात थी। और प्रत्याशी चयन के लेकर सब कुछ में भाजपा ने जिस तरह से आप बीरनपुर में एक मजदूर को जो हत्या हुआ उसके पिताजी को टिकट देना, भुवनेश्वर के पिता ईश्वर साहू को, ये एक इस प्रकार से भाजपा ने लगातार सांसदों को, वरिष्ठ नेताओं को, सभी को टिकट देकर के जिस तरह से एक गंभीरता से चुनाव लड़ा कहा जाए, वो एक बड़ी बात रही है। और मोदी की गारंटी वाली बात सबसे महत्वपूर्ण कही जाएगी, क्योंकि लोगों में अभी भी नरेंद्र मोदी की के प्रति एक छवि है, एक सम्मान है। और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी छवि है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा काम कहा है। चाहे आदिवासी हित की, उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए हमने बजट कितना बनाया है, कितना बढ़ाया है, आदिवासी राष्ट्रपति हमने बनाया। इस प्रकार से बातें जो लगातार जगदलपुर से लेकर हम सरगुजा अंबिकापुर तक के बात कहेंगे, तो सभी को जिस तरह से साधने की बात कही, और चुनाव प्रचार की दृष्टि में ज्यादा संगठित ढंग से यदि कहे तो निश्चित रूप से भाजपा उसमें आगे थी। जी बिल्कुल, संगठन और तमाम चीजें जो जनता तक पहुंचाने की बात है। चाहे आपने तमाम ये बातें की है, जो रैली में हमने प्रधानमंत्री की गारंटीज को देखा कि मोदी की गारंटी ही सबसे बड़ी गारंटी है, जिसको लेकर ये एक मॉड्यूल बनाया और उसको जनता तक पहुंचाया, इसका बहुत बड़ा योगदान है। बाबूलाल शर्मा जी, एक चीज मुझे ये भी आप बताइए कि ये जो पूरा माहौल था, कांग्रेस क्या भाप नहीं पाई है? यदि आपके दीपक बैज पीसीसी चीफ जो हैं, अगर वो पीछे चल रहे हैं, हार के करीब हैं, हारे हैं, मोहन मरकाम को देख लीजिए, शिव डहरिया को देख लीजिए, ताम्रध्वज साहू को देख लीजिए, अमरजीत भगत हैं, शैलेश नितिन त्रिवेदी हैं, ये आपके बड़े नाम थे जिनके सहारे आप मॉड्यूल तैयार करते थे, छत्तीसगढ़ भूपेश मॉड्यूल। अगर वो पीछे चल रहे हैं, वो हार रहे हैं, तो फिर कैसे देख रहे हैं सर? उससे पहले आऊं बाबूलाल शर्मा जी, अरुण साहू जी मेरे सहयोगी के साथ हैं, वो जरा क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं पहले। अरुण साहू जी, चुनाव आप जीत चुके हैं, अभी कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से लोरमी की जनता ने भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मुझे दिया है, और मैं अभिभूत हूँ लोरमी की जनता की इस कृतज्ञता का। लोरमी की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सभी कार्यकर्ता जिन्होंने जी जान लगाकर मेहनत किया, वो सब लोग जिन्होंने इस चुनाव में मुझे मदद किया, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। जिस दिन से चुनाव की टिकट बंटना चालू हुई थी, उसी दिन से आप कह रहे थे कि भाजपा को 55+ सीट मिलेगी, ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था? देखिए, मैंने छत्तीसगढ़ में सभी विधानसभाओं तक गया हूँ, कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, जनता से संवाद किया हूँ, और उस आधार पर मुझे पूरा भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या कारण लगा भूपेश सरकार की विफलता है? इस सरकार ने 5 साल में जनता के हित में कोई काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया, झूठ और भ्रम फैलाने का काम किया, और छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम किया। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के झूठे वादों पर इस बार नहीं आई, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता के बीच हमने कांग्रेस की झूठ और फरेब को उजागर किया, और छत्तीसगढ़ की जनता ने हम पर भरोसा किया, मोदी की गारंटी पर भरोसा किया, और इसलिए ये परिणाम आया है। ये परिणाम आने का क्या कारण लगता है आपको? क्या मोदी गारंटी के अलावा और क्या कारण है? कांग्रेस का कुशासन, छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में किया है, और इसलिए छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ का भविष्य
केवल भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही सुरक्षित रह सकता है। ये जनता को भरोसा हुआ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। एक बात और भारतीय जनता पार्टी की ओर से कही गई थी, अपराध जो है छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे थे, अब किस तरह से इसमें रोका जाए? छत्तीसगढ़ में जिहादियों और अपराधियों पर कानून का बुलडोजर चलेगा। छत्तीसगढ़ शांति का टापू था, शांति का टापू ही हम बनाकर रखेंगे। एक चीज और बोलना चाहूंगा आपसे कि अभी मुख्यमंत्री पद की जो है इसमें कहाँ तक मान लो आपको जिम्मेदारी दी जाती है, तो जिम्मेदारी के निर्वहन कैसे? देखिए, सरकार का नेतृत्व तो कौन करेंगे तय करेगा। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी थी। मेरी जवाबदारी थी कि पार्टी की सरकार बने। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर हम सब ने मेहनत की और हम सब के मेहनत के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, ये विधायक दल और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये थे नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के लोधी के विधायक। साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश में जो नेतृत्व है या मुख्यमंत्री की बात कही जाए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आप सुन रहे थे अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ बीजेपी। किस तरह से उनके नेतृत्व में जो जीत मिली है, आला कमान को नेतृत्व का श्रेय देते नजर आ रहे हैं। बाबूलाल शर्मा जी, सबसे पहले क्या कहेंगे? अरुण साव जी से ही उनके ऊपर ही पहली प्रतिक्रिया आपसे ले रहा हूं। नेतृत्व कैसा रहा बीजेपी का और अरुण साव का जो नेतृत्व रहा उस पर क्या प्रकाश डालेंगे सर? देखिए, जीत उनकी हुई है, वो जो भी कहेंगे उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा, ये तो बात बिल्कुल तय है। और वो जो कह रहे हैं, निश्चित रूप से उतनी मेहनत उन लोगों ने की है और हर वर्ग, हर पक्ष, हर क्षेत्र में लोगों ने काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की मेहनत बहुत जबरदस्त रही है। और कांग्रेस का जहां तक प्रश्न आता है, कांग्रेस जब भी कभी हारती है दुश्मन से नहीं हारती, वो अपनों के कृत्यों से हारती है। जो अपनों के कृत्य होते हैं उससे उनको नुकसान पहुंचता है। आप देखिए, अंतर जो आपसी जो मनमुटाव था आपस में लोगों नेतृत्व के बीच में, वो उभर कर सामने आता रहा। बीच बीच में जो टिप्पणियां होती रही, जो टीएस बाबा साहब जो सार्वजनिक रूप से कह देते थे कि मैं इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो कभी विधायक का चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो उससे एक संकेत जाता था। बिल्कुल, उस जनता भ्रमित होती है। जनता को लगता है कि ये दिखने के लिए एक दिख रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है एक नहीं है। और हमारे लिए जो है अगली सरकार अगर हम इनकी बनाते हैं तो यही परिस्थितियां फिर से सामने आएंगी जो वर्तमान है। आपस में इनके अंतर्कलह चलती रहेगी और हमको नुकसान पहुंचेगा, हमारा काम नहीं होगा। और दूसरा कारण में जो मैंने अभी पहले बताया कि जितनी भी योजनाएं थी, योजनाएं अच्छी होने के बावजूद भी जमीन तक पहुंचने में उनको दिक्कत हुई। मैं हमेशा डिबेट में कहा करता था कि अगर कांग्रेस की जो योजनाएं हैं वो जमीन तक पहुंची तो उनको लाभ मिलेगा। तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि वो योजनाएं जो है वो जमीन तक ठीक से नहीं पहुंच पाई। जो सिस्टम है, जो वहां तक पहुंचाने वाला सिस्टम है, उसने कहीं ना कहीं धोखा दिया, कहीं ना कहीं गुरेज किया इस बात से, और कहीं ना कहीं जो है उसका नुकसान जो है कांग्रेस को इस चुनाव में भोगना पड़ा। बिल्कुल, जमीन तक जो योजनाएं थी वो नहीं पहुंच पाई। और के शर्मा जी, एक चीज और बताइए कि ये जो पार्टी की अंतर्कलह थी वो ज्यादा नजर आई। अगर हम तुलनात्मक रूप में जनता में आक्रोश देखें भूपेश सरकार से, क्योंकि वोटर बड़ा साइलेंट था सर। मैं जितना हमने कवर किया, जितना ग्राउंड पे गए, वोटर अगर आप उनके बारे में पूछेंगे तो वो कहेंगे वो अच्छे हैं, इनके बारे में पूछेंगे तो कहेंगे ये अच्छे हैं। तो बड़ा साइलेंट वोटर था। क्या ये अंतर्कलह का शिकार हुई है कांग्रेस सर छत्तीसगढ़ में? ये एक कारण हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो आ रही है कि क्रियान्वयन को लेकर योजनाओं का धरातल में क्रियान्वयन की योजनाएं बढ़िया थी। जिस तरह से आपने ग्रामीण विकास की ओर लेके गए, रीपा के आपका प्रोजेक्ट लेके आए, गोठान योजना जो है, ये तमाम प्रकार की योजनाएं महिला समृद्धि की दृष्टि से, उनकी समितियों को प्रोत्साहन की दृष्टि से तमाम प्रकार के काम बढ़िया थे। वनोपज खरीदी, 64 प्रकार के वनोपज खरीदी की बात है। मुझे लगता है कि भाजपा को कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास की दिशा में जो एक काम किया गया है कांग्रेस की ओर से, एकदम से इसको नकारा नहीं जा सकता। दूसरी चीज जो आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है और जो बात आ रही, निश्चित रूप से इसमें यहाँ छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के नेताओं की बात मैं स्पष्ट रूप से यदि कहना चाहूं आज के समय में, तो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच बेहतर संबंध रहा था, लेकिन जो हाईकमान ने कहा यह तय कर दिया, 2.5 साल वाली बात जो चलती रही, इससे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है कांग्रेस को, ये भी एक बात है। अंबिकापुर में जिस तरह मैं वही बात लेके चले जाता, बृहस्पति का आप बयान को देखे, विधानसभा में उठना, पंचायत विभाग से पद छोड़ देना, एक मंत्री पद छोड़ता है, मंत्री परिषद से इस्तीफा दे, लेकिन एक विभाग छोड़ना, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बात करना कि इसके लिए पैसा जारी नहीं किया गया, ये तमाम प्रकार की बातें जो भाजपा के नेता लगातार उठाते रहे, जिसका लाभ उनको भी मिला है। कांग्रेस में एक बड़ी बहुमत के बावजूद मुझे लगता है कि उसको संभाल के रखने में कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं उनको परेशानी हुई है कहा जा सकता है, या 22 विधायकों की जिस तरह से आपने टिकट काट दी, ये भी एक विचारनीय बात है कि क्या इतना सही था कि और काटना, एंटी कंबेंसी वाली बात है। विधायक अपने जगह नहीं थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भूपेश है तो भरोसा है, इसी पर पूरा काम चलता रहा। ये भी विचार की बात है, क्या मंत्री अपने क्षेत्र में पर्याप्त काम नहीं करा पाए, जनता से संपर्क नहीं कर सके, जिसके चलते इतनी अधिक संख्या में एक साथ मंत्रियों को हारना भी एक कांग्रेस को सोचना होगा इस पर। बिल्कुल बिल्कुल। बाबूलाल शर्मा जी, जो ये बात चल रही है और ये बड़ा भूपेश बघेल के लिए भी शॉकिंग नहीं होगा क्या? कल जब हमने, परसों भी देखा, कल भी जब वो दिल्ली से वापस लौटे थे तो हमने देखा था बड़े कॉन्फिडेंट थे, कह रहे थे कि एग्जिट पोल जो आए हैं, जिस दिन एग्जिट पोल आए थे और उसमें जब सीटें कम दिखाई थी तो कह रहे थे कि उल्टा होगा, 75+ का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। तो क्या ये बड़ा शॉकिंग होगा भूपेश बघेल के लिए भी? देखिए, शॉकिंग तो इसलिए होगा कि उनको जिन लोगों पर विश्वास था वो विश्वास टूटा है, और जो वो चाहते थे कि जो लोग कुछ कर पाएंगे वो कुछ कर नहीं पाए। दूसरी चीज ये है कि जो उनको विश्वास था वो निश्चित रूप से जो है 75 का तो नहीं था, लेकिन 60+ का उनको पूरा यकीन था कि हर हाल में 60+ में मेरी सरकार फिर से बनेगी। लेकिन आप देखिएगा, जितनी भी एग्जिट पोल जितने भी आए, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी समीक्षा करने वालों ने कहा है, वो सारे के सारे कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। बिल्कुल। और 55 सीट जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो यहाँ पर है, जो इंटेलिजेंस है, उन्होंने भी 55 सीट जो है कांग्रेस के खाते में डालने की रिपोर्ट्स पेश की थी। ये सारी चीजें फेल हो गई। तो ये एक अद्भुत चीज जो हुई है, एक अप्रत्याशित चीज जो हुई है, वो भारतीय जनता की मेहनत को, भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी को और भारतीय जनता पार्टी के शोध को दर्शाती है। उन्होंने प्रदेश में कितना गहरा शोध किया, और शोध करने का एक उदाहरण देता हूं कि राम कुमार टोप्पो जैसे एक सीआईएसएफ के जवान को इस्तीफा दिलवा करके चुनाव लड़वाना, ये शोध का एक सूक्ष्म परीक्षण है। आप देखिए कितना गहरा शोध है कि वो जीत सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये देखने को मिली है। कांग्रेस में जो है उतनी सूक्ष्मता नहीं है, इतनी बारीकी से कोई चीज को नहीं देखा जाता। एक आवरण रहता है, उस आवरण में प्रभाव के आधार पर जो टिकटें बांट दी जाती है, उसका भी थोड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। बिल्कुल। के शर्मा जी, क्या ये स्थिति छत्तीसगढ़ की इस बार मध्य प्रदेश की तरह हो गई है 2018 वाली? सीएम शिवराज के जितने बहुत जिन पे उम्मीदें थी, उनको जो मंत्रिमंडल में भी सक्रिय थे, वो हारे थे, और यही कारण रही कि 2018 में बीजेपी को मात मिली थी वहां पर। छत्तीसगढ़ में भी इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है। आप प्रदेश अध्यक्ष से ही लीजिए, दीपक बेज से लेकर मोहन मरकाम जो हार गए हैं, शिव डहरिया हैं, ताम्रध्वज साहू, अमरजीत भगत, तो ये जिन पे भरोसा था वो ही नहीं जीते हैं। तो यहां से ये लॉस शुरू हुआ क्या? के शर्मा जी, मैं उसी चीज को कह रहा था कि भूपेश है तो भरोसा है, तो कहीं कहीं सेंट्रलाइज हो गया था क्या कांग्रेस? ये भी एक विचार की बात है जिसको आखिरी जी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य कह रहे हैं आप ये। जी तो कांग्रेस है भरोसा है पर आना लेट, लेकिन वो जनता जब तक पहुंच चुकी थी, भूपेश है तो भरोसा है, इसी के सामने भाजपा ने भाप के सीधा मोदी को लाया कि मोदी की गारंटी। तो जनता जब मोदी जी जब बोलते हैं कि 30% की बात, ये पहली बार मोदी जी के मुंह से इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बात है कि 30% कक्का 30%, इस टाइप की जो बातें जो जनता को एकदम से प्रभावित करती है। दूसरी चीज है कि कांग्रेस ईडी में मामले में उलझी रही लगातार, ईडी के जवाब देने में, ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस के नेताओं को किस तरह से घेरने दूर से कितना उसमें बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायालय में खड़े उतरेंगे, ठीक है, लेकिन मतदाताओं के बीच में कहीं ना कहीं ये इसका असर हुआ होगा कि भ्रष्टाचार के, महंगाई और भ्रष्टाचार जनता का एक विषय है, इससे नकारा नहीं जा सकता। छोटा सा राज्य है, कौन क्या कर रहा है लोगों के बीच में ये बात पहुंचता है। तो इस प्रकार से जो जिस तरह से ईडी ने भी, मैं कहूंगा कि चाहे उसको एजेंसी कहे, लेकिन सेंट्रल एजेंसी के प्रति एक विश्वास की भावना रहती जनता में। कांग्रेस जितना भी कहे कि ये भाजपा के एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले आते हैं तो जनता को लगता है कि भ्रष्टाचार
के खिलाफ जनता जाती है, महंगाई के खिलाफ जाती है, बेरोजगारी के खिलाफ जाती है। तो ये जनता के विषय है, इसको लेकर आपको काम करना है। सरकारी नौकरियों में आप देखेंगे एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, कितने लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आप आरक्षण 76% बढ़ाते हैं, क्या उतने लोगों को नौकरी देने की स्थिति में, उनको रोजगार के लिए, अवसर के लिए निश्चित रूप से ग्रामीण जी चलिए लौटूंगा मैं के शर्मा जी आपके पास। बाबूलाल शर्मा जी, यहीं से जुड़ा मेरा एक सवाल है, नेटवर्क शायद चला गया था के शर्मा जी, फिर मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरह से अभी के शर्मा जी भी जिक्र कर रहे थे कि जो हम काउंटर नहीं कर पाई कांग्रेस, ये नजर क्या आपको भी आया? जिस तरह से आरोप लगाए हैं, खासकर घोटालों के आरोप जो है, ईडी ने आरोप जो लगाए अभी तमाम महादेव ऐप को लेकर, जो काउंटर पूरा किया बीजेपी ने स्ट्रेटेजी के तहत, तो क्या कांग्रेस उसको काउंटर नहीं कर पाई? ये जनता समझ गई क्या सर? बाबूलाल शर्मा जी, पूरी रणनीति बना करके कांग्रेस को एक एक स्टेज पर घेरने का प्रयास किया जी। और सीबीआई जो भी है, जैसा भी है, वो सारी रणनीति है। रणनीति के आधार पर एक एक स्टेज पर उलझाती चली गई कांग्रेस को, और कांग्रेस उसी से मुकाबला करते हुए रह गई। और इन्होंने अपना काम जो है, अपना काम करते चले गए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक पूरे दल को, खुद मुख्यमंत्री को किन्हीं बातों में उलझा दिया जाए, ये बड़ी स्ट्रेटेजी है, बड़ी रणनीति है। इस रणनीति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कुछ समय के लिए सफल हुई, और अंतिम समय में जो है उसने पूरा, भूपेश बघेल ने पूरा जोर लगाया, पूरे प्रदेश में दौरा किया, लेकिन उनका अकेलापन जो है वो सबको सालता था। कि उनके साथ जो है ऐसा महत्व महसूस नहीं हुआ कि सारे नेता एक तरफ एक साथ चल रहे हैं, या सबके मत एक हो गए हैं। वो फर्क जो है वो जनता को दिखाई देता रहा। और भारतीय जनता पार्टी को है को देखा जनता ने कि सब सामूहिक रूप से लड़ रहे हैं, और मोदी की गारंटी जो है वो, और महतारी वंदन योजना, ये सारी चीजें मिल करके जो है जनता के दिमाग पर जो है एक बड़ा प्रभाव पड़ा। और योजनाएं तो लगभग समान दोनों की थी। 19-20 के अर्थ को लोगों ने समझा, एक बार जो है मोदी को फिर से आजमाया जाए। और रमन सिंह का चेहरा भी लोगों को याद था, 15 साल की याद उनको खत्म नहीं हुई थी। तो रमन सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सोच करके भी कई लोगों ने मदद की है।